हेलो एंड वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पर HPSSC के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ये आपके आने वाले HPSSC के हर एक एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। HPSSC के आपके जिस भी एग्ज़ाम में जो है GK सेक्शन पूछा जा रहा हो उस पेपर्स में आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम जो है GK सेक्शन को ही कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द साउदर्न रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका इज़। अशोक का दक्षिणतम शिलालेख है। तो देखिए अशोक का जो दक्षिणतम शिलालेख है वो है येरागुड़ी। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका डी करेक्ट आंसर है। बाकी यहाँ पर हम येरागुड़ी की बात करें तो ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। अच्छा, यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरह से पूछ सकते हैं कि अशोक के शिलालेख की खोज किसने और कब की थी। तो देखिए अशोक के शिलालेखों की खोज जो थी वो 1750 में की थी। किसने की थी? पादरेटी फैनथेलर ने की थी, फैनथेलर ने। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इसी के साथ में एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता जो थी वो किसे प्राप्त हुई थी। तो देखो अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता जो थी वो 1837 में प्राप्त हुई थी जेम्स प्रिंसेप को। तो ये पॉइंट भी आप इसके साथ जो है नोट रख सकते हैं। बाकी अगर हम यहाँ पर अशोक की बात करें तो देखिए अशोक जो था ये मौर्य वंश का शासक था, और मौर्य साम्राज्य का तो आपको पता ही है कि इसका संस्थापक जो था चंद्रगुप्त मौर्य था। और अशोक के पिता का नाम अगर आपसे पूछें तो वो था बिंदुसार, इसके पिता का नाम था। और अगर आपसे पूछें कि अशोक की माता का क्या नाम था तो वो था सुभद्रांगी। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी अगर आपसे पूछें कि अशोक जो था वो राजगद्दी पर कब बैठा था तो देखो 269 BC में जो था अशोक राजगद्दी पर बैठा था। और राजगद्दी पर बैठने के समय जो था अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो ये अवंती का राज्यपाल था। तो देखिए जितने भी यहाँ पर मैंने आपको पॉइंट बताए हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार बनते हैं, तो इसलिए आप इन सभी पॉइंट्स को नोट रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वॉज नॉट एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन द प्री गुप्ता पीरियड। पूर्व गुप्त काल में कौन सा एक महत्वपूर्ण उद्योग नहीं था। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है नहीं था। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है ए करेक्ट आंसर है ग्लास, यानी कि कांच। पूर्व गुप्त काल में जो था कांच एक महत्वपूर्ण उद्योग नहीं था। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं गुप्त पीरियड की, गुप्त काल की। तो देखिए गुप्त वंश जो है इसका संस्थापक कौन था? वो था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो है इसने 240 ईस्वी में की थी गुप्त वंश की स्थापना। अगर आपसे पूछें कि गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था, अगर प्रथम महान सम्राट पूछें तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को। और ये जो समुद्रगुप्त था इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था, जिसके कारण इसने पराक्रमांक की उपाधि धारण की थी। और ये जो समुद्रगुप्त था ये विष्णु का उपासक था, और ये पॉइंट भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछते हैं। इसी के साथ में आपको एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कुमार गुप्त से रिलेटेड। इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है बहुत बार ही एग्ज़ाम में बनता है। तो यहाँ से पूछते हैं कि कुमार गुप्त जो था इसने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो कुमार गुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो है वो कौन था। तो कौन था? ये था कुमार गुप्त प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सल्तनत काल में किस प्रकार का राजतंत्र था। तो सल्तनत काल में किस प्रकार का राजतंत्र था? केंद्रवर्ती तानाशाही। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, सल्तनत काल का अगर आपसे संस्थापक पूछ लें तो देखो सल्तनत काल का संस्थापक जो था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक सल्तनत काल का संस्थापक था। अगर आपसे पूछें कि केंद्रीय प्रशासन का मुखिया जो था सल्तनत काल में कौन होता था, तो देखो केंद्रीय प्रशासन का मुखिया जो था सल्तनत काल में होता था सुल्तान।
और अगर आपसे पूछें कि सल्तनत काल की जो मंत्री परिषद होती थी उसे किस नाम से जाना जाता था, तो यहाँ की जो मंत्री परिषद थी उसे मजलिस ए खलवत के नाम से जाना जाता था। और देखो सल्तनत काल जो है यहाँ की प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो होती थी ग्राम। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का केंद्र था। तो देखो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का केंद्र जो था ये था पंढरपुर। ऑप्शन यहाँ पर इसका सी करेक्ट आंसर है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें भक्ति आंदोलन की, तो देखिए भक्ति आंदोलन जो है अगर आपसे पूछे कि इसकी शुरुआत जो थी कहाँ से हुई थी, तो कहाँ से हुई थी, तमिल क्षेत्र से हुई थी। तमिल क्षेत्र से हुई थी जो कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में फिर बाद में जाकर के फैल गई थी। और एक और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो भक्ति आंदोलन है इसे दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ कौन लेकर के गया था। तो देखो ये जो भक्ति आंदोलन है इसे दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ लेकर के गया था रामानंद। और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्ज़ाम में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक कौन था। तो देखिए प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक जो था ये कौन था, तो ये था महेंद्र पाल प्रथम। तो ऑप्शन यहाँ पर इसका सी करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्रतिहार वंश की। तो देखिए प्रतिहार वंश का अगर आपसे संस्थापक पूछे तो वो कौन था, वो था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम जो था यहाँ का प्रतिहार वंश का प्रथम शासक था। और अगर आपसे पूछें कि प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो वो था महेंद्र पाल प्रथम। और महेंद्र पाल प्रथम ये था। और एक और शासक था यहाँ का प्रतिहार वंश का जिसका नाम है मिहिर भोज। मिहिर भोज, ये जो मिहिर भोज था ये राजधानी ले गया था कन्नौज को। ठीक है, कन्नौज को ये राजधानी ले गया था। और ये जो मिहिर भोज था ये विष्णु उपासक था। और अगर आपसे पूछ लें कि प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक जो था वो था यशपाल। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्न में से किसका उद्देश्य हिंदू तथा मुसलमानों को विभाजित करना था। तो देखिए ये जो सांप्रदायिक पंचाट है इसका जो उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिमों को विभाजित करना था। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका बी करेक्ट आंसर है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें सांप्रदायिक पंचाट की, तो देखिए 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे रेम्स मैकडोनाल्ड, कौन थे, रेम्स मैकडोनाल्ड जो थे, इन्होंने सांप्रदायिक पंचाट या जिसे हम सांप्रदायिक निर्णय भी कहते हैं इसकी घोषणा की थी। और ये जो सांप्रदायिक पंचाट थी यह अंग्रेज़ों द्वारा भारत में अपनाई गई फूट डालो और राज करो की नीति का एक अदर एग्जाम्पल भी हम इसे कह सकते हैं सांप्रदायिक पंचाट को। तो सांप्रदायिक पंचाट क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था हिंदू तथा मुसलमानों को विभाजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस सिख गुरु को औरंगज़ेब द्वारा फांसी दी गई थी। तो देखिए ये कौन से सिख गुरु थे जिन्हें औरंगज़ेब द्वारा फांसी दी गई थी, तो ये थे गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जो थे इनको फांसी दी थी औरंगज़ेब ने। अच्छा अगर आपसे पूछें कि औरंगज़ेब ने गुरु तेग बहादुर जो थे इनको फांसी क्यों दी थी, तो इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण जो था औरंगज़ेब ने गुरु तेग बहादुर को फांसी दे दी थी। तो ये जो क्वेश्चंस है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा अगर आपसे पूछ लें गुरु अर्जुन के बारे में, तो गुरु अर्जुन जो थे ये सिखों के 5वें गुरु थे। और गुरु अर्जुन जो थे इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछते हैं कि आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो गुरु अर्जुन ने की थी। और गुरु अर्जुन जो थे इन्होंने ही हरमंदिर साहब का निर्माण भी करवाया था। हरमंदिर साहिब का निर्माण किसने करवाया, गुरु अर्जुन ने। और बात करें अगर हम ऑप्शन बी यानी कि गुरु हरगोविंद की, तो गुरु हरगोविंद जो थे इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण किया था। अकाल तख्त जो है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ईश्वर के सिंहासन के नाम से भी जानते हैं। और हरगोविंद जो थे ये सिखों के 6वें गुरु थे। बाकी अगर हम बात करें ऑप्शन सी की यानी कि गुरु हरकृष्ण की, तो गुरु हरकृष्ण जो थे ये थे सिखों के 8वें गुरु। और इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से किस सिख गुरु की मृत्यु जो थी वो चेचक से हो गई थी, तो ये थे गुरु हरकृष्ण। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रख सकते हैं।
तो ये इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि किस सिख गुरु को औरंगज़ेब द्वारा फांसी दी गई थी, तो ये थे गुरु तेग बहादुर। अच्छा, गुरु तेग बहादुर जो थे ये सिखों के 9वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में प्रथम आधुनिक श्रमिक संगठन कौन सा था? तो देखिए, भारत में प्रथम आधुनिक श्रमिक संगठन जो था ये था मद्रास लेबर यूनियन। ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है डी करेक्ट आंसर है। और अगर हम बात करें मद्रास लेबर यूनियन की कि इसकी स्थापना जो थी वो किसने की थी, तो देखिए मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना जो थी ये की थी वीपी वाडिया ने की थी। किसने की थी? वीपी वाडिया ने। और अगर आपसे पूछें कि मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना जो थी कब की गई थी, तो 1918 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो वीपी वाडिया के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बालू पत्थर रूपांतरित होता है। तो देखो, बालू पत्थर जो है ये किस में रूपांतरित होता है? ये रूपांतरित होता है क्वार्टजाइट में। ऑप्शन यहाँ पर इसका बी करेक्ट आंसर है। और बालू पत्थर जो है ये किस तरह की चट्टान है? तो ये जो है ये अवसादी चट्टान का जो है एग्जाम्पल है। अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल है बालू पत्थर। और बालू पत्थर ये जिसे हम बलुआ पत्थर के नाम से भी जानते हैं। और अवसादी चट्टानों की अगर हम बात करें तो ये जो है ये परतदार चट्टानें होती हैं, परतदार। और अवसादी चट्टानें जो होती हैं इनमें जीवाश्म वगैरह पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में। और खनिज तेल जो होते हैं वो भी इन्हीं में ही देखने को मिलते हैं, अवसादी चट्टानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टुंड्रा क्षेत्र में अधिकांश वर्षण प्राप्त होता है। तो देखिए, टुंड्रा क्षेत्र में जो है अधिकांश वर्षण प्राप्त होता है ग्रीष्म ऋतु के दौरान। सो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। और वैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि टुंड्रा रीजन जो होता है यहाँ की जलवायु जो होती है वो किस तरह की होती है, तो अगर आपसे पूछें कि इस टुंड्रा रीजन की जलवायु जो है वो किस तरह की होती है, तो ये रहती है ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु रहती है टुंड्रा रीजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में जनसंख्या का घनत्व सबसे उच्च है? तो जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा उच्च जो है वो कहाँ पर है? ये है एशिया महाद्वीप में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और एशिया महाद्वीप की अगर हम बात करें तो एशिया महाद्वीप जो है इसे हम सभ्यता का पालना भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि सभ्यता का पालना जो है किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एशिया महाद्वीप को। अच्छा, अगर आपसे पूछें कि इसे सभ्यता का पालना जो है वो कहते क्यों हैं, तो देखिए इसे सभ्यता का पालना इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और हांगहो नदी की जो सभ्यता है उसका विकास जो है इसी में हुआ है, एशिया महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप जो है यहाँ पर 3 प्रायद्वीप आते हैं। 3 प्रायद्वीप कौन कौन से हैं, तो वो हैं अरब का प्रायद्वीप, दूसरा आता है दक्कन का प्रायद्वीप और तीसरा आता है इंडो चीन का प्रायद्वीप। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे बड़ी हीरे की खदान है। तो सबसे बड़ी हीरे की खदान जो है ये कहाँ पर है? ये पड़ती है साउथ अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। और अगर आपसे पूछ लें कि इसका नाम, अगर पूछ लें कि सबसे बड़ी हीरे की खदान जो है उसका नाम क्या है, तो उसे हम कहते हैं किम्बरले की खान, किम्बरले की खान। अच्छा, दक्षिणी अफ्रीका से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो है वो बन जाता है, वो क्या है कि दक्षिणी अफ्रीका के जो घास के मैदान होते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, दक्षिणी अफ्रीका के जो घास के मैदान हैं होते हैं उन्हें हम वेल्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें कब बहती हैं? तो भारत की जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स होती हैं वो कब जैसे बहती हैं, तो ये जून से सितंबर के बीच में बहती हैं। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका जो है करेक्ट आंसर है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें साउथ वेस्ट मानसून की, तो साउथ वेस्ट मानसून जो है ये ग्रीष्म ऋतु में आती है, ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है वो इसी की वजह से होती है, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से। और 1 जून से लेकर के सितंबर के बीच में ये चलती हैं साउथ वेस्ट मानसून। अच्छा, अगर आपसे पूछें कि साउथ वेस्ट मानसून से कहाँ कहाँ वर्षा नहीं होती है, ये पॉइंट आप बिल्कुल नोट रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। तो देखो, साउथ वेस्ट मानसून से जो है कहाँ कहाँ पर वर्षा नहीं होती, तो एक तो हो गया कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट हो गया, दूसरा आ जाता है यहाँ पर आंध्र तट, और तीसरा आता है उड़ीसा तट। यहाँ पर जो है साउथ वेस्ट मानसून से बारिश जो है वो नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
आर्द्र पहाड़ी वन पाए जाते हैं? तो आर्द्र पहाड़ी वन जो होते हैं ये पाए जाते हैं नीलगिरी हिल्स में। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। और अगर आपसे पूछ लें कि नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है डोडा बेटा। और डोडा बेटा की कितनी ऊंचाई है, तो 2636 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परियोजना एक से अधिक राज्यों द्वारा लागू की गई है? तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर की अगर मैं बात करूँ तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो होगा तुंगभद्रा परियोजना, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। जो कौन सी परियोजना एक से अधिक राज्यों में लागू है, तो वो होगी तुंगभद्रा परियोजना। और ये जो तुंगभद्रा परियोजना है, तुंगभद्रा परियोजना, इसे हम पंपा सागर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? पंपा सागर के नाम से भी जानते हैं। और तुंगभद्रा जो है ये कृष्णा की सहायक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो होगा तुंगभद्रा परियोजना। बाकी मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो ऑप्शनल आंसर की में इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था भाखड़ा नांगल। वैसे ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यही होना चाहिए, भाखड़ा नांगल। बट वैसे जो है सबसे अधिक राज्यों द्वारा लागू की गई जो परियोजना है तो वो तुंगभद्रा परियोजना है, तुंगभद्रा परियोजना। तो देखिए आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस पाना चाहते हैं तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।